Hello friends, welcome to SF Education. Today in this video we are going to discuss 13 July complete current affair. So if you are watching the video first time, please subscribe the channel and press the bell icon for the latest and new updates of the video. इस वीडियो में हम करंट अफेयर थ्रू MCQs के ज़रिए पूरे 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे. सो देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना ताकि जो करंट अफेयर का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आए. क्योंकि MCQs में क्या होता है, जो आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है वो केवल जो 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं उसका मिलता है. उसके बाद जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ वो कंप्लीट एनालिसिस होता है उसका पूरा बैकग्राउंड को लेके. इसीलिए बोल रहा हूँ कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, सो दैट यू कैन गेट अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द MCQs. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का फर्स्ट MCQ देखते हैं. जो फर्स्ट MCQ है ये बेस है नबाम रेबिया एंड बीमंग फिलिक्स वी नबाम रेबिया एंड द बेमंग फ्लेक्सी वी डेप्यूटी स्पीकर केस डील विथ. मतलब जो 2016 का नबाम रेबिया और बेमंग फ्लेक्सी वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर वाला जो केस था ये किससे रिलेट करता है. तो ऑप्शन है अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक. तो ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस थी जो ट्रिपल तलाक के ऊपर थी, क्या उसके ऊपर बेस है. डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, क्या डिस्क्रिशनरी पावर जो गवर्नर की उसके ऊपर बेस्ड है. टसल बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर, क्या इसके ऊपर बेस है. रेजिग्नेशन, डिस्क्वालिफिकेशन एंड एंटी डिफेक्शन लॉ, क्या इसके ऊपर बेस्ड है. सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए. ओके, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या सही है. यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी दैट द मीन इट इज़ बेस्ड ऑन डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर. देखिए, अगर आपने मेरा मैंने लास्ट जब लेक्चर लिया था जो 10 करंट इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने इसके ऊपर बात भी की थी. ठीक है, वो एक्सप्लेनेशन में था, लेकिन मुझे लगा कि इसके ऊपर अगर एक MCQ बन जाएगा तो इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन मोर और अदर थिंग में. ठीक है, तो वहाँ पर हमने एक आर्टिकल की बात की थी. ठीक है, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 164. आर्टिकल 164 की वहाँ पे हमने बात की थी कि आर्टिकल 164 किससे रिलेट करता है. ये रिलेट करता है ये जो आपके गवर्नर होते हैं, गवर्नर की जो पावर होती है उसके ऊपर ये रिलेट करता है. ठीक है, तो इसके ऊपर हमने वहाँ पे बात की थी. इसी के साथ और भी कुछ आर्टिकल्स हैं उसके ऊपर भी हमने बात की थी, तो वो भी आपको याद रखना. जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ये है आर्टिकल 174. ठीक है, ये रिलेट करता है जो आपकी गवर्नर होता है और आपका जो चीफ मिनिस्टर होता है उनके बीच का जो रिलेशन होता है उनके ऊपर वर्क करता है. ठीक है, और सेम आर्टिकल 163 है, ये भी इसी तरीके से वर्क करता है. तो आपको ये भी एक्स्ट्रा याद रखना है. ठीक है, तो 2016 का ये जो वर्डिक्ट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था जो डेप्यूटी स्पीकर्स होते हैं, ठीक है, और जो डेप्यूटी स्पीकर वर्सेस जो आपका राबिया और जो नबाम राबिया बीमंग फ्लेक्सी केस था, इसमें जो रिज़ल्ट ये आया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वो एक्सप्रेसली स्टेट बोला गया था कि गवर्नर कैन समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द हाउस ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. यही मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो गवर्नर है वो विदाउट एड और एडवाइस के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो क्या नहीं कर सकता, ना समन कर सकता है असेंबली को, ना प्रोरोग कर सकता है, ना ही डिसॉल्व कर सकता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को वो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एड एंड एडवाइस लगेगी. ठीक है, तो ये हमने बात किया था. तो आई होप आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. 3 पेयर्स दिए हैं, आपको बताना है क्या वो जो पेयर दिए हैं वो सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं. ठीक है, फर्स्ट है ओकेवेंगू डेल्टा, इथोपिया से क्या रिलेट करता है. डारफुर सूडान, क्या सूडान से रिलेट करता है. बंदर अब्बास, क्या ईरान से रिलेट करता है. ऑप्शन है ओनली 1, ऑप्शन बी 1 and 2, ऑप्शन सी 2 and 3 एंड ऑप्शन डी 1, 2 and 3. सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आखिर ये न्यूज़ में क्यों थे, क्यों इनके ऊपर ये बनाया गया. चलिए ठीक है, देख लेते कौन सा आंसर यहाँ पे सही है. यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी. ठीक है, जो आपका ओकोवांगू ये डेल्टा है ये इथोपिया से रिलेट नहीं करता है. ठीक है, इसको हम मैप में अच्छी तरीके से समझेंगे. डारफुर है ये आपका सूडान से रिलेट करता है, और जो आपका बंदर अब्बास है ये भी कहाँ से, ये ईरान से रिलेट करता है. ठीक है, इनकी लोकेशन भी समझेंगे. उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं. ये होगा ओकोवांगू डेल्टा है, ये भी बहुत सवाल से रिलेट करता है. इसके ऊपर ही मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन बनाया था, वहाँ पर मैप भी दिखाया था. अगर आपको याद होगा तो मैप प्रैक्टिस आपकी वहाँ से हो जाएगी अच्छे से. ठीक है, अभी डारफुर और जो बंदर अब्बास है और ओकोवांगा ये क्यों न्यूज़ में थे. तो देखो, ओकोवांगा को तो हमने लास्ट वीडियो में वैसे भी देख लिया था क्या हुआ वहाँ पे. अब एटलीस्ट मैंने 20 वहाँ पे एलिफेंट बताया था जो स्टार्टिंग में जिनकी डेथ हो गई थी. नाउ एटलीस्ट ये जो आपका
नंबर है ये 100 प्लस हो गया, ठीक है, मतलब 100 को ये क्रॉस कर गया, ठीक है, जो ओकोवांगू डेल्टा बोत्सवाना से रिलेट करता है वहाँ पे 100 प्लस जो एलिफेंट्स हैं उनकी डेथ हो गई है। फिर डार्फुर है, ये क्यों न्यूज़ में था, तो वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे जो अभी 500 जो आर्म मैन थे जिनको टारगेट किया गया मसालती कम्युनिटी के द्वारा इन वेस्ट डार्फुर, इन वो जो आप वहाँ का जो वेस्ट डार्फुर्स है मस्तीरी टाउन में, ठीक है, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 60 पीपल जो थे वो मारे गए हैं, ठीक है, तो ये इसलिए वहाँ पे न्यूज़ में था। तो आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि वहाँ पे कितने लोग मारे गए, कितने आम पर्सन्स थे वहाँ पे, ठीक है, जिनके द्वारा ये वर्क किया गया है। आपसे ये पूछा जाएगा इस चीज़ की लोकेशन कहाँ है। सेम ओकोवांगू डेल्टा, यही जो हम डिस्कस किया कि वहाँ पे जो एलिफेंट थे वो हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट की वहाँ पे डेथ हो गई है। सेम जो ओकोवांगू आपका डेल्टा है, इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू मेजर इंटीरियर डेल्टा सिस्टम दैट डू नॉट फ्लो इनटू अ सी और ओशियन। दिस डेल्टा कंप्राइजेस परमानेंट मार्शलैंड एंड सीजनली फ्लडेड प्लेन्स। और जो ये जो डेल्टा ये कवर करता है पार्ट ऑफ कालाहारी डेजर्ट एंड द ओव्स इट्स एग्जिस्टेंस टू द ओकोवांगू रिवर्स के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका लोकेशन यहाँ पे पड़ती है। थोड़ा सा लोकेशन भी देख लेते हैं इसकी कहाँ पे पड़ती है। देखिए ये इसकी लोकेशन है, जो ईरान का जो स्टेट ऑफ हार्मोज है, ठीक है, स्टेट ऑफ हार्मोज के ही पास क्या है हमारा, एक सेकेंड, स्टेट ऑफ हार्मोज में जो हमारा बंदर अब्बास है ना, ये वहाँ पे लोकेट करता है। जो डार्फुर है ये आपका सूडान में लोकेट करता है। दोनों की लोकेशन देख लीजिए। देखिए ये रहा स्टेट ऑफ हार्मोज, इसका ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे आपका बंदरवाह लोकेट करता है, और ये आपका जो हो गया ये वेस्ट डार्फुर है, यहीं पे ये केस हुआ है, ठीक है, जो आपका सूडान में लोकेट करता है। तो आई होप आपको लोकेशन भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और देखेंगे, जो स्टेट ऑफ हार्मोज ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इसमें एक कहाँ पे ये लोकेट करता है, ये पर्शियन गल्फ और जो गल्फ ऑफ ओमान है वहाँ पे ये लोकेट करता है। इसके आसपास की कौन सी कंट्री है, तो इसको पाकिस्तान यहाँ पे टच करता है, ठीक है। और गल्फ, पर्शियन गल्फ से कौन कौन कंट्री टच करती हैं, तो ये ईरान है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, ठीक है, यहाँ पे ओमान है, यूएई है, तो ये कंट्री टच करती है। और गल्फ ऑफ ओमान में यहाँ पे ओमान हो गया आपका, ठीक है, और स्टेट ऑफ हार्मोज यहाँ पे इसकी लोकेशन पड़ती है। तो आई होप आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। यहाँ पे OCHA के ऊपर 2 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। यू हैव टू बी रिमेंबर क्या पूछा गया क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट है इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1991 टू स्ट्रेंथन द इंटरनेशनल रिस्पॉन्स टू कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज एंड नेचुरल डिज़ास्टर। तो क्या इसको 1991 में इस्टेब्लिश किया गया था, और इसका जो वर्क है, तो क्या इसका वर्क जो इंटरनेशनल रिस्पॉन्स को कॉम्प्लेक्स और जो इमरजेंसीज होती है नेचुरल डिज़ास्टर से रिलेटेड, उनको क्या करना है, इसको स्ट्रेंथन करने का। तो क्या स्टेटमेंट सही है, तो सोचिए और फिर रिस्पॉन्स करिएगा। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज़ अ सक्सेसर टू द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन डिज़ास्टर रिलीफ कोऑर्डिनेशन। तो क्या ये सक्सेसर है, मतलब क्या ये जो आपका UNDRO, जिसको यूनाइटेड नेशन डिज़ास्टर रिलीफ कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, उसका सक्सेसर है या नहीं है। सोचिए और फिर बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 नॉर 2। चलिए वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। ओके, देख लेते कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। देखिए ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, और यहाँ से पूछा क्या गया था, इनकरेक्ट पूछा गया था, इसलिए जो आपका आंसर होगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ योर आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। इसको 1991 में ही इस्टेब्लिश किया गया था, ताकि जो इंटरनेशनल रिस्पॉन्स है उसके ज़रिए जो इमरजेंसीज होती है नेचुरल डिज़ास्टर, और जो इमरजेंसी और नेचुरल डिज़ास्टर होता है उसको क्या किया जा सके, उसकी जो पावर उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। सेम ये सक्सेसर है किसका, UNDRO का, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। और थोड़ा इसके बारे में समझेंगे तो जो OCHA है, ठीक है, इसको ये ऑर्गेनाइज इसको किया गया था 2016 में, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट इस्तांबुल टर्की में जब हुई थी, वहाँ पे इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा सा रुक जाना एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने के पहले, इट इज सेटिंग ऑब्जर्व इन द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप, ठीक है, इसको सेटिंग बनाया गया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का, और जो इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हेड क्वार्टर कहाँ पे लोकेट करता है, इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में लोकेट करता है, जो जेनेवा न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है, और जो भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं, ठीक है। और पूरे आंसर को, सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से चेक करना, सारे आंसर अच्छे तरीके से कमेंट में मुझे सारे आंसर आपके मिलने चाहिए, ओके। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस ये किस कंट्री से एसोसिएट करता है। ऑप्शन है इंडिया एंड इजराइल, पाकिस्तान एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना एंड US एंड रशिया। उसके बाद देखेंगे ये न्यूज़ में क्यों था। चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन 1
ऑप्शन वन दैट द मीन ए इज़ योर राइट आंसर। इंडिया ने इसराइल का ये ऑपरेशन ब्रीथिंग स्पेस है जिसको इसराइल ने क्या किया, इसको इसराइल ने कंडक्ट किया है, जिसमें क्या किया जाएगा, इसको कंडक्ट किया गया ताकि ट्रायल कर सकें, जिसके अंदर इस ये जो ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस है, ठीक है, आपको नाम समझ में आ रहा है, ब्रीदिंग स्पेस मतलब सम वॉट इट इज़ रिलेटेड टू कोविड-19, ठीक है, जिसमें क्या किया जाएगा, इसमें ऑडियो टेस्ट किया जाएगा, आपकी आवाज़ का टेस्ट किया जाएगा, आपकी ब्रीथ टेस्ट की जाएगी, थर्मल टेस्टिंग की जाएगी, ठीक है, पॉलीअमीनो टेस्ट किया जाएगा, जिससे ये पता लगा जा सके पता लगाया जा सके और आइसोलेट किया जा सके जिनके अंदर प्रोटीन रिलेटेड टू कोविड-19, मतलब जिनको कोविड-19 से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम थी और वो उनसे क्या रिकवर हो चुके हैं तो उनको अब उसमें से क्या किया जा सके, अलग किया जा सके, ठीक है। तो ये इसके लिए था। अब कौन कौन सी एजेंसीज इसमें वर्क कर रही हैं, तो जो ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस है इसमें जो इजराइल की टीम के द्वारा ये लेड किया गया, ताकि जो हाई रैंकिंग वहाँ का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिफेंस ऑफिशियल है वो वहाँ से वर्क कर रहा है, और जो इंडिया की तरफ से ये DRDO ने क्या किया, इसमें रैपिड अपनी टेस्टिंग कोविड-19 के लिए इसमें वर्क करने के लिए वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्लू पॉपी। अब ब्लू पॉपी के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, याद रखना करेक्ट पूछा गया। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ कंसिडर्ड द क्वीन ऑफ हिमालयन फ्लावर, तो इसको क्वीन ऑफ हिमालयन फ्लावर की तरह कंसिडर किया जाता है, तो क्या स्टेटमेंट सही है। सेकंड है इट इज़ फाउंड फ्रॉम द कुमाऊं टू कश्मीर एट एलिवेशन ऑफ 3000 to 5000, इसको कुमाऊं जो कश्मीर के अंदर है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे पाया जाता है जिसका एलिवेशन 3000 से 5000 मीटर में है। थर्ड स्टेटमेंट है इट इज़ अ स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट फ्रॉम विच बोथ ओपियम एंड पॉपी सीड्स आर डिराइव्ड एंड इज़ ऑल्सो वैल्यूबल ऑर्नामेंटल प्लांट, ठीक है, और ये साथ ही साथ किसके लिए, ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए भी वैल्यूबल है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शंस है ओनली 3, ऑप्शन 2 1 and 2, ऑप्शन 3 2 and 3 एंड ऑप्शन डी 1 2 and 3। सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। ओके यहाँ पे जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन सी। अब ऑप्शन सी दैट द मीन 2 and 3 स्टेटमेंट राइट, क्यों, क्योंकि इसको जो कंसिडर किया जाता है, इसको क्वीन ऑफ हिमालयन फ्लावर की तरह इसको लिया देखा जाता है, मतलब इसको कंसिडर हिमालयन फ्लावर की तरह इसका दर्जा इसको प्राप्त है, इसको जो कन्वीन किया जाता है ये हिमालयन फ्लावर की तरह कन्वीन किया जाता है। सेकंड है इट इज़ फाउंड फ्रॉम कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो कश्मीर के अंदर है, जिसका एलिवेशन 3000 से 5000, तो इसके जो पाने की जो एलिवेशन है, मतलब जहाँ पे इसकी जो कल्टीवेशन होता है, मतलब जहाँ पे हम इसको गेटिंग कर सकते हैं, जिसको ठीक है पा सकते हैं, वो 3000 से 5000 इसका एलिवेशन है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अब तीसरी स्टेटमेंट है इट इज़ अ स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट फ्रॉम विच बोथ ओपियम एंड पॉपी सीड्स आर डिराइव, ठीक है। अब याद रख देखिए यहाँ पे जो फ्लावरिंग प्लांट, ये स्टेटमेंट इतनी तो ठीक है जिसमें से बोथ ओपियम एंड पॉपी सीड, ठीक है, जो क्या लिखा है बोथ ओपियम एंड पॉपी सीड्स आर डिराइव, इसमें से क्या किया जाएगा, ओपियम और जो पॉपी सीड्स है दोनों को डिराइव किया जाएगा, एंड इज ऑल्सो वैल्यूबल फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट। ये यहाँ तक तो ठीक है, बट इट इज़ नॉट वैल्यूबल फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट, तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए वैल्यूबल नहीं है, इसलिए आधी स्टेटमेंट गलत होने के कारण ये आपकी पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द न्यू बुक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, तो अभी किसने ये बुक लिखी है, जिसका नाम क्या है, जिसका टाइटल है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो इस बुक के राइटर कौन है, ऑप्शन है अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर एंड रवीश कुमार, ठीक है। देखिए बुक से रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, वेदर इट रिलेट टू UPSC, SSC, बैंकिंग और एनी अदर एल्स, ठीक है, चाहे स्टेट PSC हो, तो कहीं भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको डायरेक्टली राइटर का नाम और जो बुक का नाम है ये पता होना चाहिए। तो द इंडिया वे है, ये किससे रिलेट करती है, तो इसको इसके जो राइटर हैं ये ऑप्शन सी दैट द मीन थर्ड स्टेटमेंट इज़ राइट, जो आपके एस जयशंकर हैं, ठीक है, जो आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक है, इन्होंने इस बुक को लिखा है। इस बुक के अंदर जो एनालिसिस किया गया है, उन्होंने ये देखा है कि जो इंडिया ने वेरियस चैलेंजेस फेस किए हैं, ठीक है, ताकि वो जो उसका पाथ है बिकमिंग, मतलब बनने के लिए लीडिंग पावर, ठीक है, वर्ल्ड में, और जो ऑल्सो स्पेल्स आउट पॉसिबल पॉलिसीज रिस्पॉन्स, कि उसका जो पॉलिसी के लिए, मतलब जो वर्ल्ड की तरफ से उसका जो पॉलिसी रिस्पॉन्स है वो किस तरीके का है, तो इसके ऊपर ये बुक को लिखा गया है। तो देखिए इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पर्सन ने लिखी जो आपके एक्सटर्नल मिनिस्टर है, तो भी इस बुक का जो टाइटल और उनके राइटर का नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसको पब्लिश कौन करेगा, तो इसको पब्लिश करने वाली जो एजेंसी है ये आपकी हार्पर कॉलिंस इंडिया पब्लिकेशन है, ठीक है, याद रखना हार्पर कॉलिंस इंडिया पब्लिकेशंस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI विरल वी आचार्य हैज़ कम अप विथ हिज न्यू बुक
क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, इट इज़ पब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन। अभी जो डेप्यूटी गवर्नर थे आरबीआई के जो फॉर्मर, जिनका नाम विरल वी आचार्य है, इन्होंने एक बुक को लाया है जिसका जो टाइटल है ये है क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडिया, की इंडिया की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको वापस से अच्छे तरीके से राइट ट्रैक पर लाया जा सके। तो इसको किस पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है? ऑप्शन है जाइको पब्लिशिंग हाउस, ऑप्शन 2 सेज पब्लिकेशन हाउस, ऑप्शन सी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, और ऑप्शन डी वेस्टलैंड पब्लिकेशन। सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए देख लेते कौन सा आंसर सही है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 दैट मीन सेज पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है, ठीक है। जो किसकी, जो आपके फॉर्मर आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर थे जिनका नाम विरल वी आचार्य है, उनके द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है। इस बुक मतलब ये जो बुक उन्होंने लिखी, इसके अंदर उन्होंने आर्ग्यू किया है कि जो सेवरल पॉलिसीज़ हैं जिनको रिग्रेस किया गया है, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड थी, और जो डेप्यूटी गवर्नर हैं बिटवीन अर्ली जनवरी 2017 और जो मिड जुलाई 2019 इतने तक का इसमें एरिया कवर किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ अप्रूव 4.3 बिलियन इन इमरजेंसी फंडिंग फॉर विच कंट्री। तो अभी जो IMF है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसने किस कंट्री को 4.3 बिलियन का इमरजेंसी फंड प्रोवाइड किया है? ऑप्शन है जर्मनी, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका एंड पोलैंड। सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए देख लेते कौन सा आंसर सही है। यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन सी दैट द मीन जो आपका साउथ अफ्रीका है, इसको क्या किया गया है, इसको अभी IMF ने 4.3 बिलियन का इमरजेंसी फंड प्रोवाइड किया। अभी इंडिया से तो रिलेट नहीं करता है, सो वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस न्यूज़। तो हम इसका न्यूज़ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर जो समझना है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में समझना है, ठीक है, IMF के बारे में समझना है। तो इसलिए क्या IMF से रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, इसलिए हम इसके बारे में जानकारी भी लेंगे, ठीक है। तो ये जो इमरजेंसी फंड है ये डिसबर्समेंट किया जाएगा फॉर एनी कंट्री येट टू असिस्ट विद फाइटिंग द कोरोना वायरस पेंडेमिक, ठीक है। तो जाकि जो साउथ अफ्रीका है वो जो अभी कोरोना वायरस से अभी लड़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेल रही है, तो वहाँ पे क्या हो सके, उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल सके, ठीक है। तो अभी वैसे भी जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट केस में देखे जाए तो 4th नंबर पे जो सी कंट्री है वो साउथ अफ्रीका ही है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है ताकि जो सपोर्ट और जो अथॉरिटीज़ है वहाँ पे जो सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके वहाँ की अथॉरिटीज़ को इस फंड के जरिए, सो दैट दे कैन क्या कर सके, वो अपने आप को आउटकम मतलब अपने आप को बाहर ला सके कोविड-19 के शॉक से, ठीक है। इसलिए इसके बारे में डिस्कस किया गया है, तो ये आपको याद रखना, ठीक है। साउथ अफ्रीका से रिलेटेड कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है, आप चाहो तो इसके बारे में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर फेरीज हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस गुस्तावे ट्रूवा अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इलेक्ट्रिक बोट्स एंड बोटिंग। तो अभी किस फेरीज़ को जो सबसे प्रेस्टिजियस गुस्तावे ट्रूवा अवार्ड दिया गया है इलेक्ट्रिक बोट्स एंड बोटिंग के लिए, ठीक है, इस क्षेत्र में इनको दिया गया है, इलेक्ट्रिक बोट्स एंड बोटिंग के क्षेत्र में। तो किसको दिया गया है, कौन सी फेरी है? ऑप्शन है विराट, शाल्ती, गंगा एंड आदित्य। सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। ओके, देख लेते कौन सा आंसर सही। आंसर जो सही है ऑप्शन 4 है, आदित्य फेरी को क्या किया गया है, अभी जो गुस्तावे ट्रूवा अवार्ड, ठीक है, एक्सीलेंस इन इलेक्ट्रिक बोट्स एंड बोटिंग के लिए दिया गया है, ठीक है। याद रखना है ये आपको, ये वैसे भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। जो क्या है, ये आपकी पहली सोलर पावर फेरी है, ठीक है, जिसको कमेंस किया गया था 2017 में केरला के अंदर, जो वहाँ का कौन सा वेम्बर्न बैक वाटर्स, ठीक है, वेम्बर्न बैक वाटर के अंदर, ठीक है, जिसको अभी गुस्तावे ट्रूवा अवार्ड एक्सीलेंस इन इलेक्ट्रिक बोट्स एंड बोटिंग में दिया गया है। अब ये जो फेरी है वॉज एडजस्टेड द वर्ल्ड्स बेस्ट इलेक्ट्रिक बोट इन द कैटेगरी ऑफ फेरीज डिज़ाइन फॉर पेड पैसेंजर सर्विस, ठीक है। तो पेड पैसेंजर सर्विस के क्षेत्र में इसको क्या किया गया है, बेस्ट इलेक्ट्रिक बोट, ठीक है। तो ये बोला गया वर्ल्ड की, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, जिसमें क्या कर सकते एवरी डे 22 ट्रिप्स ये करती है, जिसमें 75 पीपल ऑन बोर्ड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड टुडे द लास्ट क्वेश्चन इज इन जुलाई 2020 हु हैज़ लॉन्च इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020। तो किसने अभी इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020 लॉन्च की है? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 2 रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन सी अमित शाह एंड ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन बी, एक सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन
सेकंड है रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने क्या किया, इसको पब्लिश किया है और इट इज़ रिलेटेड टू आपका डिजिटल एजुकेशन। और जो रमेश पोखरियाल निशंक है ये कौन से आपके एचआरडी मिनिस्टर हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसलिए एजुकेशन रिलेटेड जो न्यूज़ होती हैं वो यही अधिकतम पब्लिश करते हैं। और जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इसके अलावा भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए, जो प्रोजेक्ट काफ़ी अलग अलग इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, जिसमें से टीचर के असिस्टेंस के लिए, स्कॉलरशिप के लिए और स्टूडेंट्स के और ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए जो लर्निंग एजुकेशंस काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, जिसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिनके नाम है दीक्षा प्लेटफॉर्म, स्वयं प्रभा, टीवी चैनल, ऑनलाइन एमओसी कोर्सेज ऑन एयर, शिक्षावाणी, डैशी बाय NIOS फॉर डिफरेंट एबल्ड एंड ई पाठशाला, नेशनल रेपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्स, जिसको NROER एटसेट्रा, ठीक है। इन सभी चीज़ों के नाम से जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट MCQs आप इसके बारे में जान सकते हैं, जिसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। तो दीज वर द इम्पॉर्टेंट टुडेज MCQs। आई होप इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड प्लीज़ share these all the MCQs to your all the friends. Okay, thank you.